और बड़ी सारी पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिनकी लैकिंग की वजह से बच्चों को कई बार अननेसेसरी डॉक्टर विजिट के लिए जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उसकी केयर घर पे हो सके अच्छी तरीके से, उसका उसके सारे बेस्ट वे आउट्स मैं आपको के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, जगदम्बा बेबी केयर करनाल से। वेलकम टू होलसम टेल्स। बड़े सारे पेरेंट्स के क्वेरीज आती हैं कि डॉक्टर साहब आप बताइए 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चे को देख रेख कैसे करें। ये जो एज है, बच्चा इन्फेंसी से टोडलर वाली एज में शिफ्ट करता है, तो उसमें बड़ा सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं और बड़ी सारी पेरेंट्स की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिनकी लैकिंग की वजह से बच्चों को कई बार अननेसेसरी डॉक्टर विजिट के लिए जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा उसकी केयर घर पे हो सके अच्छी तरीके से, उसका उसके सारे बेस्ट वे आउट्स मैं आपको के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उसमें जो नॉर्मल ग्रोथ हो रही है बच्चे की, उसके बारे में भी, और उसके अलावा कोई चीज एबनॉर्मल फीचर अगर दिखाई दे रहा है पेरेंट्स को, तो उसकी तरफ भी मैं हिट देना चाहूंगा कि अगर ऐसा लगे तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट भी कर लें। रूटीन में 99% ऑफ द टाइम अगर पेरेंट्स की केयर ठीक है तो बच्चे को कोई भी दिक्कत आती नहीं। तो यूजली मैं चाहता हूँ, मेरा ये हमेशा एक हो रहता है कि यूजली बच्चे में शक ना करें, अक्सर बच्चों में कोई कमी नहीं होती। जब भी कोई बच्चे को अगर दिक्कत होती है तो पेरेंट्स के बिहाफ पे कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। तो पेरेंट्स अगर अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लें अपनी, तो बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसमें छोटी छोटी चीजें ही बाद में कई बार बड़े इश्यूज बन जाते हैं। अगर वो छोटी चीजें शुरू से हम सोच समझ के करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो अक्सर बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसमें मैंने पिछली वीडियो में बर्थ से लेके 6 मंथ तक बच्चे की कैसे देख रेख करनी है उसके बारे में बताया था। तो बड़ा सारे व्यूअर्स के कमेंट आए कि डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा गाइड किया हमें, आप आगे भी ऐसे गाइड करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो मेरे को तो एक्सपीरियंस है अपने दोनों बच्चों का। तो बेटा अब एमबीबीएस कर रहा, फाइनल में है पास, और गुड़िया भी लगभग 10th में है, सौम्या, ये देखिए। तो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, और मेरे को ये सौभाग्य मिला बच्चों को पालने का, मुझे अच्छा लगा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, मैं चाहता हूँ कि सभी पेरेंट्स खुश होके, सेटिस्फाइड होके बच्चों की अच्छी अच्छी केयर करें। तो उसमें एक तो जो नॉर्मली बच्चे की डेली बाथिंग करानी है, मैं चाहता हूँ कि विंटर्स में भी हो तो डेली बच्चों को नहलाएं, खूब से पानी से नहलाएं, एम्पल ऑफ वाटर यूज करें, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबुन शैम्पू यूज ना करें। रूटीन में तो जो हर्बल सोप या शैम्पू आते हैं कि जैसे तिल का तेल से मालिश कर सकते हैं, जो हर्बल सोप आती है, चाहे हिमालय की हो चाहे पतंजलि की हो, कोई भी ऐसे नेचुरल जिसमें तुलसी, नीम, हल्दी, चंदन वगैरह होता है, इस तरह की नेचुरल जड़ी बूटियों की सोप यूज कर सकते हैं। मालिश तेल चाहे नेचुरल, जिस भी जियोग्राफिकल एरिया में लोग रहते हैं, लाइक साउथ इंडिया है तो उसमें नारियल का तेल अवेलेबल होता है, उससे मालिश कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया जो है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली, यूपी वगैरह, इसमें तिल का तेल बड़ा अच्छा रहता है, तो उससे सुबह अर्ली मॉर्निंग में मालिश करें। डेली मालिश जरूर करें बच्चे की। मालिश से बच्चे का न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा रहता है, उसके रिफ्लेक्सेस बड़े अच्छे डेवलप होते हैं, वो नेचर के चेंज को, लाइक सीजनल चेंज हो रहा है, उसको बड़ी अच्छी तरह से बियर कर सकता है। जो कहते हैं कि बच्चे को एक्जिमा हो गया, बचपन से एक्जिमा है, या बच्चे को स्किन डिसीज बड़ी सेंसिटिव है स्किन, ये अर्ली जो स्टेजेस हैं, जो पहले 1, 2, 3 साल है, इसमें मालिश की कमी से ऐसा होता है। जब हम बच्चे को ज्यादा ही हमेशा पैक करके रखते हैं, रैप करके रखते हैं, तो जो स्किन में जो 2 ग्लैंड्स हैं, एक स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, एक सीबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, एक पसीने की ग्रंथियां, एक तेल की ग्रंथियां, उन दोनों का बड़ा अच्छा डेवलपमेंट होना चाहिए, उनको न्यूट्रिशन अच्छा मिलना चाहिए, वो मिलता है मालिश करने से। तो अर्ली मॉर्निंग में हमेशा सूरज निकलने से पहले ही मालिश करनी है बच्चे की, सूरज निकलने से पहले ही नहलाना है, उससे बच्चे की बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है, सारी ग्लैंड्स का बड़ा अच्छा डेवलपमेंट होता है। ये इंटरनल ऑर्गन्स की भी का भी लुब्रिकेशन करती है, उनकी ग्रीसिंग करती है जो मालिश है, उससे बोन्स का भी अच्छा डेवलपमेंट होता है, और मसल्स का भी, और अंदर की ग्लैंड्स का भी। इवन जो हमारी जो प्रीशियस ग्लैंड्स है, हार्मोनल ग्लैंड्स है, थायराइड है, पैनक्रियास है, पिट्यूटरी है, इनका भी अच्छी ग्रोथ होती है। क्योंकि अगर हम अच्छी तरह से मालिश करेंगे विद एम्पल ऑफ ऑयल, खूब सा तेल लेके अगर काफी देर तक मालिश करेंगे, तो मालिश का वो तेल हमें बच्चे की पोटी में दिखाई देता है, हमें बच्चे की शुशु में दिखाई देता है, जो कि अंदर फ्री रेडिकल्स हैं, डिपोजिट है, टॉक्सिन्स है डिपोजिट, उनको साथ में लेके क्लींजिंग करके और वॉश आउट करता है। उससे अंदर की जो ग्लैंड्स हैं हमारी, हार्मोनल ग्लैंड्स, उनकी भी अच्छी वॉशिंग होती है, क्लींजिंग होती है, उनको ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो उनका अच्छा होता है, डिटॉक्सिफाई होती है, बॉडी को, पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम करती है, उधर से ब्रेन का भी डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो मालिश जरूर करें, पहले मालिश करनी है बच्चे की, फिर नहलाना है। नहलाने में भी खूब सा 2-3 बाल्टी पानी, 2-3 बकेट फुल ऑफ वाटर, 40 to 50 लीटर वाटर से अगर पानी से नहलाएं तो अच्छा है। मालिश करना और नहलाना ये बच्चे के लिए थेरेपी का काम करती है, बच्चे के लिए एक तरह का ट्रीटमेंट है, जिससे कि बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है और बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है, और मदर के साथ उसकी बॉन्डेज भी बढ़ती है।
जितना मदर टाइम लगाएगी। फिर नहलाते समय मैंने पहले भी बताया था कि जब बच्चे की जितनी भी ओपनिंग है, बच्चे की नोजी है, बच्चे की ईयर है, नेवल है, पोटी वाली जगह एनस है, पेरिनेल एरिया, हर जगह थोड़ा सा तेल लगा दें, जिससे कि उनका उन पे ड्राइनेस आ रहा है। कई बच्चों के होंठ सूख जाते हैं, कई बच्चों का ईयर में भी फिर वेस्ट डिपॉजिट हो जाता है, तो बस हल्का सा लगा देंगे तो उससे अच्छा बच्चे का उसका अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो ये भी ध्यान रखें। बाकी मैं बात करता हूँ फिर क्लोथिंग की। तो क्लोथिंग जैसे विंटर्स हो समर्स हो, पहले देख ले भी कितना जरूरत है बच्चों को कपड़ों की, उतना रीजनेबल क्लोथिंग रखे। बहुत ज्यादा ओवर क्लोथिंग भी अच्छी बात नहीं है, और ऑड आवर्स में बाहर लेके जाना पड़े तो उसमें फिर मिनिमम ज्यादा क्लोथिंग कम भी ना हो, तो ऐसे रीजनेबल क्लोथिंग होनी चाहिए। इसके बारे में ज्यादा पैशनेट नहीं होना चाहिए कि हमें, मैं तो बच्चे को बड़ा संभाल के रखती हूँ, मैं बड़ा पैक करके रखती हूँ, बच्चे को ठंडा लगे, ऐसा ना करें। नेचर कितना अलाउ कर रहा है, नेचर को कितनी नीड है उसमें, कि भाई हम कितना कवर करें बच्चों को, उसको सोचे करना है। एक हमें अपने अंदर ही कोई बैरियर नहीं बना लेना चाहिए, तो हमें देखना चाहिए भी कितनी नीड है बच्चों को। अब मैं बात करता हूँ जो 6 मंथ से लेके 3 इयर्स का स्पेशल टॉपिक है, तो इसमें कुछ इश्यूज होते हैं एज के साथ साथ। जैसे एक तो 6 महीने पे बच्चे को भोजन टॉप फीड इंट्रोड्यूस करने का समय होता है, तो उसमें ऊपर का दूध भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हमें मदर फीड को तो एनकैश करना है हाईएस्ट 2-2.5 साल तक, 3 साल तक जब तक बच्चा लेता है वो देते हैं, उसको कम करने की कोशिश नहीं करनी है अपनी तरफ से हमें। लेकिन ऊपर का दूध और 6 महीने के बाद अलाउ कर सकते हैं, ऑफर करना है हमें बच्चे को, वो ले या ना ले वो उसकी इच्छा है। तो ऐसे 6 मंथ के बाद इंट्रोड्यूस कर दे ऊपर का दूध। इसी तरह से 6 महीने के बाद ही पतली पतली दाल, पतली सब्जी, पतला दलिया, पतली खिचड़ी उबली चाहिए, मैश कर करके थोड़ी थोड़ी वो भी देनी शुरू करनी चाहिए, उससे भी बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो इसे कहते हैं अन्नप्राशन संस्कार। जो भारत के 16 संस्कार होते हैं उसमें बड़ा एक इंपॉर्टेंट संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार, तो ये शुरू कर सकते हैं। क्योंकि 6 महीने से पहले बच्चे के अंदर इतने ज्यादा एंजाइम्स, हार्मोन्स नहीं होते जो कि हैवी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकें। वो मैटरनल जो मिल्क मिलता है, मदर मिल्क मिलता है, उसमें वो इजीली डाइजेस्टेबल होता है, उसी को डाइजेस्ट करने के लायक ही एंजाइम्स होते हैं उसमें। अगर उसे पहले हम ऊपर से टॉप फीड इंट्रोड्यूस करेंगे या कोई चीज मजबूरी में देनी पड़ती है, तो यूजली बच्चे का इम्यूनोलॉजिकली बच्चे और रिएक्टिव हो जाते हैं। फिर जरा सी बाद में सेंसिटिव की स्किन सेंसिटिव हो गई, जल्दी से उसे कफ एंड कोल्ड हो गए, जल्दी से उसे डायरिया की शिकायत हो गई, ऐसा भी होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर 6 महीने से पहले मदर को लगता है कि मेरे अंदर दूध इनसफिशिएंट है, तो मदर मेडिसिन ले ले और अपना खाना पीना अच्छा रखे। और फिर जो वर्किंग मदर्स हैं कोशिश करेंगे 6 महीने की लीव विदाउट पे ले लें बेशक, लेकिन समय जितना हम देंगे, बच्चे की फाउंडेशन जितनी स्ट्रॉन्ग रहेगी उतना अच्छा रहेगा। तो ये था इशू। तो अब 6 मंथ्स पे ही जैसे भोजन इंट्रोड्यूस करें, जब इंट्रोड्यूस करें तो मेरी ये हमेशा टॉप प्रायोरिटी रहती है कि बच्चे को कोई भी प्रोसेस्ड फूड ना दें, जिसकी सेमी प्रोसेसिंग की गई है या जिसके फुली प्रोसेस्ड है, ऐसा खाना ना दें। कई पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो घर पे ही सेरेलैक बना लिया है, तो मैं इस चीज को अलाउ नहीं करता, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने बच्चों को हमेशा नेचुरल चीजें ही दी है। जो बेटा है मेरा, जैसे 23 ईयर्स का हो गया, ये 23 ईयर्स का एमबीबीएस कर रहा, फाइनल ईयर है इसका, तो कभी किसी एक बर्थडे पे भी आज तक हम बाजार की चीज हमने लाके नहीं दी। बर्थडे पे भी हमने घर पे ही खाना नेचुरल बनाया है, कभी हमने कोई सेरेलैक नहीं दिया, कभी बिस्किट नहीं दिया इन बच्चों को। जो गुड़िया है वो भी अपने 10th में आ गई है, तो उसको भी हमने बाहर की चीज देते हैं उन्हें, केवल जो घर का बना हुआ फ्रेश फूड है। क्योंकि बर्लिन यूनिवर्सिटी में, जर्मनी में रिसर्च हुई है कि जो प्रोसेस्ड फूड है, जो स्टोर्ड फूड है, तो स्टोर्ड फूड वो जेनेटिकली उसका जो डीएनए है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब भी हमने प्रोसेसिंग करके रख दिया और दोबारा से करके उसको यूज किया फिर बाद में, तो उसका सेमी प्रोसेस या फुली प्रोसेस्ड फूड जितने भी होंगे, जिनमें कलर्स होंगे, प्रिजर्वेटिव्स होंगे, डाइज होंगी, केमिकल्स होंगे कोई भी, तो वो इवन फ्लेवर्स भी, तो ये भी जो है ये जेनेटिकली उसके जो हमारे जो सेल्स हैं उनके जीनोम को डिस्टर्ब करती हैं, और उसको उसका लॉन्ग टर्म में फिर जेनेटिक डिसीज के लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो हमारा डीएनए का भी डिस्टर्ब ना हो, तो जितना हम टुवार्ड्स नेचर जिसकी वो प्रॉपर्टी अभी है बची, वो वैसा फूड लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं नहीं चाहता कि भी कोई भी प्रोसेस फूड दें, कि जो घर में आप खाना खाते हैं, जो जैसे घर में हमने गेहूं पिसवाई है, आटा ले आए हम, इसी तरह से दलिया भी बेशक पिसवाने घर पे, और बस उसी समय फ्रेश दलिया बना के दे दें। जो आधा कुक किया हुआ दलिया मार्केट में मिलता है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो इस तरह से मेडिकल साइंस तो कहती है भी ऐसा ले सकते हैं, लेकिन मेरे आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में बड़ा तगड़ा बिलीफ है। ये चरक संहिता जो है, जो ये चरक संहिता, ये मैंने पूरी काफी मोटी बुक है ये, और एक कुमार भृत्य है जो स्पेशली पीडियाट्रिक्स के लिए होती है, पीडियाट्रिशियंस के लिए, तो मैंने कुमार भृत्य भी पूरी स्टडी की है। इसमें इन्होंने नेचुरल लाइफस्टाइल को बड़ी प्रायोरिटी दी है आयुर्वेद ने। तो आयुर्वेद में तो आया है कि अगर हम बचपन से
अगर हम किसी भी चीज को खाना एक बार बनाया हमने, फिर दोबारा से गर्म किया, खा लिया, तो उससे तरह तरह की सिस्ट बॉडी में होती हैं, पीसीओडी जिसे कह देंगे हम, कि पीसीओडी हो गई, पॉलिसिस्टिक ओवरियन डिसीज हो गई, बाद में लेटरिन लाइफ, या कहीं की भी कोई गांठें बन गई, किसी को टॉन्सिल बढ़ गए, किसी को कहीं पे लाइपोमा हो गया। तो तब होता है जब हम सेमी कुक्ड फूड को या प्रीवियसली कुक्ड फूड को दोबारा से रीकुक करके लेते हैं। तो कोशिश करें कि भी जो आप खाना खाते हैं वही खाना दें, अलग से लाके ना दें कुछ। तो घर में ही दलिया, खिचड़ी, दाल, सब्जी, ऐसी ऐसी चीज बना के, और रूटीन में जो आप अपने लिए सब्जी दाल बना रहे हैं, तो 6 महीने से लेके 9 मंथ तक वही चीजें मैच कर करके दे दें। कभी मौसम का फल भी दे दें, तो दे वो चीज बस लगभग जो टुवार्ड्स नेचर है, जिसकी नेचुरल टेंडेंसी ज्यादा से ज्यादा मेंटेन है अभी। तो माइक्रोवेव में पकाई हुई चीजें ना यूज करें, उसमें माइक्रोवेव में भी उनका जेनेटिक मटेरियल सारा डिस्टर्ब हो जाता है फूड का। तो फ्रेश फूड ही, उबला हुआ खाना, स्टीम्ड या बॉइल्ड खाना हमेशा प्रेफरेबल है ओवर रोस्टेड या जो फ्राइड जो मील होते हैं, फ्राइड या रोस्टेड मील के बदले में कुक्ड लाइक बॉइल्ड या स्टीम्ड फूड हमेशा प्रेफरेबल रहेगा। तो ये ध्यान रखें। तो 9 महीने की एज तक पतली पतली चीजें मैश कर करके खिचड़ी, दलिया, दाल, सब्जी ऐसे दे सकते हैं। और जब 9 महीने का हो जाए बच्चा, फिर उस रोटी भी, जैसे रोटी को सब्जी या दाल में मैश करके 9 मंथ से लेके 1 ईयर की एज तक, तो ऐसे रोटी भी सब्जी दाल के साथ जो हमने अपने लिए बनाई, लगभग 6 मील बच्चा ले सकता है 9-10 महीने की एज पे। तो कभी कुछ, कभी 2-3 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद ऐसे ट्राई करते हैं, और मदर फीड जितना भी मिलता रहे वो देते हैं। बाकी ये इंट्रोड्यूस करके ऐसी चीजें दें। फिर 1 साल के बाद बच्चा लगभग थाली में खाना खाने के लायक हो जाता है, कि भाई कुछ खिलाएगा भी, स्पिलेज भी करेगा, कुछ खाएगा भी। तो उसको प्रमोट करें कि उंगलियों से ऐसे खाए, तो कभी स्पून से भी दें, कभी उंगलियों से भी खाना सिखाएं। तो अच्छी तरह वॉशिंग का, मतलब हैंड वॉशिंग का और हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, वो ठीक है। लेकिन मतलब स्पिलेज भी अलाउ करें, और थोड़ा सा बच्चा फील करे खाने को, टच करे अपने हाथ से, उंगली से। खाली स्पून से ही देना भी अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि बच्चे के जो उसका टेम्परेचर है, फूड का टेम्परेचर है, उसका टच है, फील है, या उसका लुक है, कैसा कलरफुल लुक है खाने का, तो उससे बच्चे को फिर प्रॉपर अप्रोप्रिएट ऑप्टिमम अमाउंट में हार्मोन्स एंजाइम्स रिलीज होंगे बॉडी से, जो कि उसको फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो इसलिए उसको एक एंजॉय के साथ खाना, समय दें बच्चे को। खाने जब खाना है तो उसको उसका काफी समय मिलना चाहिए, और मदर भी उसके साथ रहे और खुश रहे, खुश करके उसे, मतलब ये एक बड़ा अच्छा प्रोसेस होना चाहिए फीडिंग का। तो उसमें समय दे खूब, और जितना अगर हो सके तो कोई नेचर में बैठ के, बगीचा है, लॉन है, उसमें बैठ के भी खाना खा ले तो भी अच्छी बात है। ज्यादा मोबाइल वगैरह का सहारा लेके खाना खिलाने की, वो जबरदस्ती खिलाने वाली बात हो जाती है। वैसा ना करें, बस खुद ही इंटरेक्शन करें उसके साथ। पहले 2 साल में मोबाइल वगैरह से तो बच्चों को दूर ही रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हाई रेडिएशन भी निकलता है उससे, और फिर बच्चा फिर उसका यूज टू भी हो जाता है, और उतना ही फिर नेचर से दूर रहने लग जाता है बच्चा। जितना नेचर के साथ रह के थोड़ा सा बालकनी में, छत पे, या अगर लॉन बगीचा कुछ है तो वहां पे जाके ऐसे खाना ले लिया, तो छोटा सा 3-4 कलरफुल से उसके वो ले लिए बर्तन, तो नीला, पीला, लाल, हरा बर्तन हो, उसमें ऐसे रंग बिरंगा खाना। कभी जैसे जब 1 साल से बड़ा हो बच्चा, तो 1-2 तरह की सब्जी, 1-2 तरह की दाल, थोड़ा सा हलवा बना लिया, थोड़ा सा खिचड़ी है, थोड़ा सा पुलाव बना लिया, ऐसे कुछ भी जो इजीली वो हो सके। तो कलरफुल सी चीज ऐसे बना के, धनिया की चटनी साथ में बना ली, मीठा। जैसे एक साल के बाद एज बढ़ती रहेगी, तो बच्चे की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती है, बच्चे की वैरायटी भी, उसकी ऑप्शंस भी उससे चाहता है कि कई चीज हो, तो तरह तरह की चीज, उससे बच्चा भरपेट खाना खाता है, फिर बाहर की चीज नहीं मांगेगा बच्चा। अदरवाइज अगर वो बच्चा खाने से सेटिस्फाइड नहीं है, वैरायटी ऑफ मील्स नहीं मिल रहे उसे घर पे, रेसिपीज अलग अलग नहीं बनाई मदर ने, तो फिर बच्चा फिर बाहर जाएगा तो एकदम उसे कुछ खाने को दिल करता है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो इसलिए खाना ही उसका लिए ऐसे बनाए। तो खाने का फिर जैसे बच्चा 1 साल से बड़ा हो, तो उसका फिर सॉलिड की मात्रा उसकी बढ़ाते रहेंगे हम धीरे धीरे करके। सॉलिड, सेमी सॉलिड ज्यादा लेगा, शुरू में लिक्विड ज्यादा देने पड़ते हैं, और फिर जैसा भी है। लेकिन फिर भी अगर बच्चा खा रहा है, अपने आप भी खा रहा है, तो ये देखने की कि बाइट वगैरह को ऐसे ही गुटक के ना ले जाए अंदर। तो फिर भी मदर को 2-2.5 साल की एज तक तो अच्छी तरह से अपने हाथ से ही खाना, मतलब खुद इंश्योर करना है कि बच्चा क्या खा रहा है। ऐसा ना कर दें कि उसके सामने रख के चले जाएं और फिर अपने आप ले बच्चा, तो उसको मतलब सुपरविजन की तो स्ट्रांगली जरूरत है ही है। तो खाने में बाकी जैसे बड़े बच्चा एज बढ़ेगी, तो फ्रूट्स भी, तरह तरह के फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, फिर उसकी वैरायटी ऐसे बढ़ानी है हमें। और खाना भी लगभग 2 साल की एज पे तो लगभग सबके साथ खाना मिलकर वो आराम से थाली में बैठ के खा सकता है बच्चा। ये सभी तरह की रोटी भी, सब्जी भी, दाल भी। बाकी मैं चाहता हूँ कि पराठा वगैरह ना दे बच्चे को, रोटी, स्टफ रोटी दे सकते हैं। जैसे रोटी बनाई हमने, तो जब तवे पे सेकना रोटी को, तो उसमें कोई सब्जी, कोई दाल, ऐसे बथुआ या कुछ भी, जो भी, कभी आलू भी, कभी कुछ भी, गोभी या मटर, कुछ भी ऐसे डाल के थोड़ा सा उससे टेस्ट चेंज हो जाता है बच्चे का। जैसे तवे पे सेक लिया हमने,
तवे पे सेकने के बाद, उतारने के बाद थोड़ा सा मक्खन या घी लगा सकते हैं। अगर तवे पे घी लगाया, धुआं उठ गया, एसिड बन गया और क्या कहते हैं वो फ्राइड हो गया, उसको पचाना मुश्किल होता है। उससे फिर बच्चे की आगे आने वाले कई घंटे की भूख खत्म हो जाती है। तो पराठा ना दें बच्चों को, स्टफ रोटी दे दें, वो बल्कि न्यूट्रिशियस रहेगी। इसमें डॉक्टर साहब एक सवाल है मेरा, वो ये कि जैसे आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि जो प्रोसेस चीजें होती हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाई हो जाती हैं, डीएनए स्ट्रक्चर उनका चेंज हो जाता है, तो बच्चे के लिए डेफिनेटली ठीक नहीं है। इसी में एक चीज और अभी काफी न्यूज़पेपर वगैरह में भी और एक्सपर्ट्स भी काफी इस बारे में बात करते हैं कि जैसे हमारा अभी जो वीट है, वीट भी काफी हद तक हमारा जेनेटिकली मॉडिफाई हो चुका है, हाइब्रिड हो चुका है। तो जितना भी वीट मार्केट में मिलता है, चाहे किसी भी वैरायटी का हो आज की डेट में, वो पिछले 50 एक साल में वो का पूरा बीज ही बदल गया है। तो जैसे और एक चीज जो बहुत कॉमन है, खासकर इधर नॉर्थ इंडिया में तो शायद बहुत ज्यादा कॉमन है, वो है कि बच्चों को सूजी का हलवा बहुत ज्यादा खिलाते हैं पेरेंट्स। मैं बताने वाला था। इसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा कि इस तरह का हाइब्रिड वीट और बच्चे को अगर हम दिन में भी अच्छी क्वांटिटी अगर बाई चांस ऐसी जा रही है जिसमें रोटी वगैरह दे दी, सब्जी दाल के साथ, या सूजी वगैरह दे दी या दलिया दे दिया, तो ज्यादातर वीट ही जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा देखिए, जहां तक खाने की बात है तो बच्चों को लगभग हम वही देंगे जो हम खाते हैं। जब गेहूं पिसवाते हैं तो गेहूं के साथ साथ अगर थोड़ा सा ज्वार, बाजरा, मक्का, मकई, जौ, गुरजई, ओट्स जिसे कहते हैं, ऐसे तरह तरह की चीज डाल के मल्टी ग्रेन वो फ्लोर यूज करें तो अच्छा रहेगा। मिलेट्स भी हो उसमें, क्योंकि मिलेट्स बड़ी कीमती होते हैं, जो पिछले 200 सालों से एग्रीकल्चर हो रही है। तो उसमें अगर एक ही चीज यूज करेंगे तो उसमें सारे मिनरल्स, विटामिन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं नहीं, ये बड़ा क्वेश्चनेबल है। तो मैं चाहता हूं कि अगर मल्टीग्रेन फ्लोर यूज करें तो अच्छा रहेगा। और वैसे बच्चों को जो मॉर्निंग में, जो बच्चा 1 साल का हो गया है तो 1 साल से लेके 2, 3, 4 साल तक आगे, बचपन में हम शुरू में सुबह के टाइम थोड़ा सा सीरा सा बना के भी दे सकते हैं, जो पतला पतला हो, या तो मूंग की दाल का बेसन हो, या फिर कभी कभी चने की दाल का बेसन हो, या फिर गेहूं के आटे का मोटा आटा जो मिक्स आटा है कंबाइन, उसका भी हल्का सा सीरा बना के देते हैं, और पतला पतला जो पी सकता है बच्चा। तो ये न्यूट्रिशियस फूड है, जो इंडियन रेसिपी है, कन्वेंशनल ट्रेडिशनल इंडियन फूड है, उसमें ये बड़ा ही प्रीशियस माना गया है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा दूध नहीं पीता है ये बड़ी सारी मदर्स की क्वेरी होती है। तो उसका ये अल्टरनेटिव है कि जो घी से हम हलवा बना देंगे, जो पतला पतला सीरा होगा, तो वो इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा और वो बड़ा कीमती होता है, और उससे बच्चे का जो वात पित्त कफ का बैलेंस बड़ा अच्छा बना रहता है, और उस बच्चे की इम्यूनिटी हाईएस्ट लेवल की होगी। ये बड़ा अच्छा इंडियन सुपर फूड है। तो इसको ना तो इग्नोर करे, ना इसको ये सोचे कि भाई बच्चे के अंदर ज्यादा फैट जाएंगे, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जाएंगे, ज्यादा मीठा जाएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मेरा जो कंटेंट है, ये मेरा कंटेंट नेट का कॉपी एंड पेस्ट वाला कंटेंट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बेस्ट डिलीवर करूँ मैं आपको, जो महापुरुषों ने किया, जो छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप की माँ ने किया, तो वो हम करेंगे, तब हमें वैसे रिजल्ट मिलेंगे। खाली हम प्रोसेस फूड को देके हम सोचते हैं कि भाई हमने महंगी चीज दे दी बच्चे को खाने को, तो बच्चे का बड़ा अच्छा ग्रोथ होनी चाहिए, तो यूजुअली उसमें फिर हम कई बार वो हो जाते हैं, तो उसमें फिर हमें अप टू द मार्क अचीवमेंट नहीं मिलते। तो हम लोग सब बड़े लोग सिंपल लिविंग में विश्वास रखते हैं, और उसका हमें हमेशा रिजल्ट मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि वही सारे फैक्टर्स मैं आपके सामने रखूं। तो ऐसे बेसन का, मूंग की दाल के बेसन का, या आटे मल्टीग्रेन आटे का थोड़ा मोटा पिसा हुआ आटा हो, उसका पतला पतला सा सीरा बना के देते हैं बच्चे को, अच्छा रहेगा। बाकी जो खाना आप लोग खाते हैं, लगभग वही खाना 1-2 साल के बाद बच्चे को शेयर कराते हैं, उससे उसका अच्छी ग्रोथ होगी। बाकी 3 साल के बाद बच्चा फिर जैसे स्कूल में एंटर करेगा, तो स्कूल में अपना टिफिन लेके भी जा सकता है, और जैसे एक फ्रूट ले गया। और फ्रूट्स की भी अगर हम बात करें, कई पेरेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो इसे डेली केला मैश करके दे देती हूँ, तो या मैं शेक बना के दे देती हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक तो फ्रूट खुद चबा के खाना सीखे बच्चा, उसे फाइबर्स भी मिले उसे। दूसरा, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स हमें देने हैं, आज कोई फल, कल कोई फल। किसी फल में क्रोमियम ज्यादा है, किसी में जिंक ज्यादा है, किसी में मैग्नीशियम ज्यादा है, किसी में आयोडीन ज्यादा है, तो उसमें एक चीज की टॉक्सिसिटी भी ना हो जाए। तो और एक होती है हिडन हंगर। हिडन हंगर का मतलब है कि आजकल इंटरनेशनली नेट पे बहुत ज्यादा सर्च शब्द है ये हिडन हंगर, ये बड़ा सर्च कीवर्ड है। तो उसमें होता है कि भाई अगर बच्चे की मोनोटोनस डाइट है कि डेली हम एक ही चीज बना के दे रहे हैं या एक ही तरह का फूड दे रहे हैं, तो कुछ मिनरल्स की उसके अंदर कमी हो जाती है, और वो जो मिनरल्स की कमी है वो उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होने देती, प्रॉपर उसका अप टू द मार्क हमें फिर डिजायर्ड लेवल तक ऑप्टिमम हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो उसके लिए हिडन हंगर ना रहे, इसके लिए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स,
मैं तो चाहता हूँ कि भाई जब जब जैसे 2-2.5 साल का बच्चा हो गया, 3 साल का हो गया, तो सुबह उसे वॉक पे लेके जाए और आते समय सब्जी मंडी से आज ये वाला फल लेके आए गए, थोड़े से 4 अंगूर ले आए, 10 अंगूर, आज ये थोड़ा सा पाइनएप्पल ले आए, आज ये उसको देखता भी है, वो फील भी करता है, फिर सीखता भी है बच्चा, और फिर जो हिडन हंगर है उसकी वो सेटिस्फाई होती है, और उससे बच्चे में किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नहीं होती, ये है। और फिर नेचर के ज्यादा करीब रहता है बच्चा, नेचर में विश्वास उसका बनता है। तो इसलिए ये डाइट के इशू थे। बाकी फिर भी जो डाइट के बारे में क्वेरीज हो बर्थ से लेके 3 इयर्स तक, मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स खुल के क्वेरी रखें, जिससे कि मैं उनका आंसर दे सकूं।